नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये क्लास इंग्लिश ग्रामर की चल रही है और इंग्लिश ग्रामर में टेंस ज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म स्थान, तरीका और समय के बारे में कि कैसे कैसे इसका ज्ञान होना आवश्यक है एक अनुवाद करने के लिए। और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका प्रयोग होना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यह प्रेजेंट का पहला टेंस है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मित्रों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान अनिश्चित काल, जैसा कि नीचे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, वर्तमान अनिश्चित काल। अब आइए हम देखते हैं कि अनुवाद करने से पहले हमें सबसे पहले टेंस की पहचान होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम जब टेंस की पहचान करेंगे तभी हम अनुवाद की शुरुआत कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है। क्योंकि हर टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिन चारों वाक्यों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। कहाँ पर क्रिया लगनी है, कहाँ पर मुख्य क्रिया लगनी है, कहाँ पे कर्म लगने हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और इसकी पहचान क्या है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मित्रों कि इसकी पहचान, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हों आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, राम जाता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है राम जाता है। इसमें जाता है, मैंने अभी बताया इसके डेफिनेशन में कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि रहे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसमें देखिए, राम जाता है में इस वाक्य में ता है लास्ट में आया है, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। उसी प्रकार सीता जाती है, जाना एक क्रिया है और क्रिया में एक मुख्य क्रिया है यह, और मुख्य क्रिया में क्या लगा हुआ है? ती है। तो ती है परिचायक है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिचायक है। अगला है वे पढ़ते हैं, ते हैं। इसमें इस वाक्य के अंत में आया है ते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। अगला है मैं खेलता हूँ। इसमें भी ता हूँ आया है, लास्ट में क्या आया है? अंतिम में ता हूँ। तुम कार्य करते हो, नीचे है तुम कार्य करते हो में तुम करता है और ते हो लास्ट में इसमें आया है, ते हो लास्ट में आया है, तो ये भी क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है। अच्छा, नीचे ये लिखा हुआ है मित्रों कि उपर्युक्त सभी वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं, ते हों आदि शब्द आए हैं। आए ना? उपर्युक्त वाक्यों में हमने अभी देखा कि जैसे राम जाता है, सीता जाती है, वे पढ़ते हैं, मैं खेलता हूँ, तुम कार्य करते हो। उपर्युक्त वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए हैं। तो अतः ये कौन से टेंस हुए? ये हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी इसका है क्या? प्रेजेंट यानी वर्तमान, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, टेंस माने काल या समय। जो समय निश्चित न हो उसे हम कहते हैं अनिश्चित काल, और वो भी वर्तमान काल में, वर्तमानकालिक बात हो रही है। मित्रों, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। टेंस की पहचान या परिचायक कहलाते हैं ये।
अच्छा, नोट में कुछ लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक अनुवाद करता हूँ। इसमें लिखा है अनुवाद। सबसे पहले मित्रों अनुवाद करना चाहिए कि हमने इसे इसमें क्रमबद्ध तरीके से इसको बनाया है। और सबसे पहले एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ, तो कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे आप अपने दिमाग में आपको आते जाएंगे। तो उदाहरण स्वरूप आप उसे देखें, फिर स्वतः आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेंगे। जैसे जैसे उदाहरण के लिए है, देखें क्या है। उदाहरण के लिए है, राम 3 घंटे से बगीचे में किताब पढ़ रहा है। राम 3 घंटे से बगीचे में किताब पढ़ रहा है, यानी राम हैज़ बिन रीडिंग द बुक इन द गार्डन फॉर 3 आवर्स। यानी राम 3 घंटे से बगीचे में किताब पढ़ रहा है। यह एक उदाहरण है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि इसमें कर्ता कौन है। कर्ता इसमें राम है। 3 घंटे क्या है? 3 घंटे एक समय है। बगीचे में क्या है? बगीचा एक स्थान है। किताब क्या है? किताब कर्म है। पढ़ रहा है क्या है? यह एक क्रिया हो रही है, यानी यह मुख्य क्रिया हो रही है। मुख्य क्रिया क्या हो रही है? जो क्रिया हो रही हो मुख्यतः वही मुख्य क्रिया कहलाती है। इसमें पढ़ना मुख्य क्रिया है। तो इन कर्ता को, मुख्य क्रिया को, कर्म को, स्थान को, तरीका को, समय को, अन्य चीज़ों को कैसे, कहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से कैसे लगाना है, यह आपको सर्वप्रथम जानकारी होनी चाहिए अनुवाद करने से पहले। तो चलें अब अनुवाद की शुरुआत करते हैं। अनुवाद की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे मित्रों पूर्व हमें कुछ नियमों को जान लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ कर्ता लगाएं, कहाँ सहायक क्रिया लगाएं, कहाँ मुख्य क्रिया लगाएं, कहाँ पर मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाएं। कहीं कहीं यस लगता है और कहीं कहीं यस ईएस का प्रयोग होता है। आपको इसकी विधिवत जानकारी आगे दी जाएगी। अच्छा, कहाँ पर कर्म लगाएं मित्रों, कहाँ पर स्थान लगाएं, कहाँ पर इसका प्रयोग करें, कहाँ पर तरीके का प्रयोग करें, कहाँ पर समय का प्रयोग करें और कहाँ पर अन्य चीज़ों का प्रयोग करें। क्योंकि इंग्लिश में मित्रों एक सुव्यवस्थित क्रम, कर्ता आदि शब्दों को रखने से ही शुद्ध अनुवाद हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एक सुव्यवस्थित क्रम का होना अति आवश्यक है। एक हर टेंस का, हर वाक्य का एक फार्मूला होता है। जैसे आपको हमने बताया है 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। नकारात्मक वाक्य में नकारात्मक का फार्मूला, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में साधारण वाक्य का फार्मूला, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक का फार्मूला चलेगा, तभी हम शुद्ध अनुवाद कर पाएंगे, अन्यथा शुद्ध अनुवाद हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक माना जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी सहायक क्रियाएं प्रयोग होती हैं, इन सब की जानकारी, कितने इंग्लिश में वचन होते हैं तथा किस फार्मूले या सूत्र के द्वारा हम अनुवाद शुद्ध कर लेंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आइए हम सब इन सब का क्रमशः अध्ययन करते हैं। सभी आपको ये मिलेगा। मित्रों, जैसा कि पूर्व में हम आपको बताए हैं कि हर एक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? 4 प्रकार के वाक्य होते हैं और चारों वाक्यों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। फार्मूला का मतलब होता है सिर्फ एक क्रमबद्ध तरीका होता है कि किस तरीके से पहले कर्ता लगे, पहले कर्म लगे, पहले सहायक क्रिया लगे, पहले मुख्य क्रिया लगे। इन सब यथावत इसकी जानकारी, इसका क्रम, एक क्रमबद्ध तरीका का प्रयोग करके मित्रों बड़े से बड़े कार्य को संपन्न किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, फार्मूला की शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहला क्या है? वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, यानी वह वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द, जैसा कि पूर्व में मैंने आपसे चर्चा इसकी की है कि नकारात्मक कौन होते हैं? जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो। जिस वाक्य में नहीं शब्द प्रयोग में आए उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये शब्द आते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में
क्या क्यों कब कहाँ कैसे ये शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम कौन वाक्य कहेंगे? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। और जिनमें नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक, नकारात्मक शब्द नहीं और क्या क्यों कब कहाँ कैसे ये दोनों शब्द नहीं पाए जाते, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? साधारण। जैसे कि कोई व्यक्ति साधारण ही आ रहा हो और उसके पास न टोपी लगाया हो न चश्मा लगाया हो, पैदल ही चला आ रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल साधारण व्यक्ति है और सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति हैं ये। और उसी प्रकार इसमें भी है कि टोपी रूपी जो नकारात्मक शब्द है, चश्मा रूपी जो क्या कहते हैं, क्या क्यों कब कहाँ कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, नहीं रहे, उसे हम कहते हैं क्या? अफर्मेटिव, साधारण वाक्य। तो आइए इसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं मित्रों, उन नियमों को हम पहले जानें। जैसा आपको दिख रहा होगा रूल नंबर 1 यानी नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य के एक वचन कर्ता के मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया डू या डज नहीं लगता। अभी लगने की बात नहीं आई है मित्रों, अभी नहीं लगता, ये आपको बताना आपके, क्योंकि दिमाग में ये उठता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज सहायक क्रिया लगती हैं। डू या डज ये सहायक क्रियाएं दोनों एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगती हैं। आगे नकारात्मक वाक्य जब आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, तो तब आपको हम बताएंगे कि डू डज कहाँ पे लगता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य के एक वचन कर्ता के मुख्य क्रिया में क्या है? मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया डू या डज नहीं लगता, ये बताना था। तथा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। जैसे राम जाता है, मान लीजिए राम जाता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि राम जाता है, राम इसमें करता है और जाना, जाता है क्या है? यह एक मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, अभी मैंने बताया कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गो माने जाना होता है, जाने वाली क्रिया गो मीन्स जाना होता है, और गो फर्स्ट फॉर्म, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो, वेंट, गान, ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैं। गान तीसरा फॉर्म है, वेंट दूसरा और गो पहला। तो यहाँ गो लगा हुआ है। इसका अनुवाद होगा राम गोज टू स्कूल। कैसे? पहले कर्ता लिखा, फिर गोज क्यों लिखा? क्योंकि गो माने जाना होता है, गो माने जाना होता है और उसमें ई एस लगा हुआ है। यस या यस मैंने अभी बताया कि यस या ई एस प्रयोग किया जाता है एक वचन कर्ता हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वचन कर्ता, और साधारण वाक्य के लिए ही सिर्फ प्रयोग होता है, केवल साधारण वाक्य में। और टू स्कूल यानी स्कूल जाता है, किसी स्थान के पहले टू लगाया जाता है, ये आपको मैंने पहले बताया है। तो इसका अनुवाद क्या हुआ मित्रों? राम जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। अच्छा, एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है मित्रों कि ये तो एक वचन का प्रयोग है, यस या यस का प्रयोग मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, इसकी विस्तृत चर्चा हम थोड़ा अभी कर रहे हैं, बस करने वाले हैं। राम गोज टू स्कूल ये एक वचन हुआ, और बहुवचन में हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जैसे दे रीड, दे माने होता है वे, रीड माने पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें ई एस का भी प्रयोग नहीं है, और न तो किसका प्रयोग है, न तो उसका ही प्रयोग है, सहायक क्रिया का ही। जैसा कि आप सब जानते हैं दे, आई, वी या बहुत व्यक्तियों से जिसका बोध हो
उसे हम बहुवचन कहते हैं। आपको शॉर्टकट में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत व्यक्तियों या बहुत एक से ज़्यादा व्यक्तियों या एक से ज़्यादा वस्तुओं का बोध जिससे हो, जिससे ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ बहुवचन के लिए दे रीड प्रयोग हुआ है। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अभी शॉर्टकट में आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। रूल नंबर 3, 2 नियम हो गए। तीसरा नियम यह कह रहा है कि कहाँ यस का प्रयोग करते हैं। अब यस या इसका हमने अभी प्रयोग इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अब हम प्रयोग की बारी आती है, प्रयोग के बारे में बताते हैं। तो कहाँ यस का प्रयोग और कहाँ ईएस का प्रयोग और कहाँ पर आईईएस का प्रयोग करते हैं, आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। क्रिया के अंतिम अक्षर में, क्रिया के अंतिम अक्षर में ईएस का प्रयोग ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया के अंतिम अक्षर में ईएस का प्रयोग, यानी ये केवल कहाँ प्रयोग होता है? केवल विद लिखा है विद प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य के कर्ता में ही होगा, एक वचन के साथ इसका प्रयोग। ये बात कही जा रही है कि क्रिया के अंतिम में ईएस का प्रयोग ओनली। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस केवल रहे, यानी साधारण वाक्य रहे, और सिंगुलर नंबर यानी एक वचन की के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यानी कर्ता। आगे है मित्रों, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर यानी अक्षर, लास्ट लेटर या अक्षर एस एच, एस एस यानी डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड हो तो ई एस जोड़ते हैं। कहाँ हो? अनुवाद करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, साधारण वाक्य हो, एक वचन कर्ता हो, तो उसकी क्रिया में यानी मुख्य क्रिया में, जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म 3 क्रियाएं होती हैं, 3 रूप होते हैं क्रियाओं के। तो फर्स्ट फॉर्म में, जैसे आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, उसमें ईएस लगेगा। ईएस कहाँ लगेगा? मुख्य फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म के अंत में, यानी क्रिया के अंत में। यदि क्या हो, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे जी ओ गो, आपको उपर्युक्त मैंने बताया कि क्रिया में का अंतिम लेटर जो है ओ हो, यक्स हो, एस एस हो, सी एच हो, एस एच हो, तो इन परिस्थितियों में हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे गो में ई एस जुड़ा हुआ है तो बना क्या? गोज। अब गो में जी ओ से गो बना। मैंने बताया था भाई कि ओ अंतिम अक्षर हो क्रिया का अंतिम लेटर या अंतिम अक्षर हो ओ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ही नहीं, बल्कि अभी आपको मैंने बताया था कि एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, ओ और जेड, ये सभी कहीं भी आए, क्रिया के अंत में, लास्ट में आए, अंतिम में आए, तो ई एस जुड़ता है। जैसे डी ओ आया, इसमें ई एस जुड़ गया, बना डज। टी ए एक्स, टैक्स, एक्स आया, इसमें ई जुड़ गया, बन गया टैक्सेस। टीचर, टीच, टी ई ए सी एच, टीच मीन्स पढ़ाना, ये सी एच आया ना, अंतिम में सी एच आया, इसमें ई एस जुड़ा तो बन गया टीच या टीचेस, टीच बना ना। इसमें है डब्ल्यू ए एस एच में
एस एच लास्ट में है, अंतिम में है ना, तो इसमें ई एस जुड़ेगा, इसलिए जुड़ के बना क्या, वासेस। आइए आगे और देखते हैं, कई उदाहरण हैं। जैसे ई एस है, ई एस में अभी हमने देखा ई एस इसमें जुड़ेगा, डबल एस से क्या बनेगा, डबल एस में ई एस जुड़ा, जैसे ही पासेस, क्या बना है, ही पास, पास का पासेज हो गया, क्योंकि एस डबल एस अंतिम में था तो इसमें ई एस जुड़ गया। और इसमें वाल्जेज, वाल्जेज ये शब्द बना है, इसमें क्या है, वाल्ट था, वाल्ज था, तो वाल्ज में ई एस जुड़ गया, तो जेड, जेड चूँकि आया है, वाल्ज में जेड आया है, WALTZ, तो इसमें जेड आया है, तो जेड में भी मैंने आपको बताया था कि ई एस जुड़ेगा, तो इसी कारण इसमें भी जेड जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं एस एच का प्रयोग। एस एच में ई एस का प्रयोग कैसे हुआ है, इसे वास का वासेज हो गया। इस प्रकार शी वाचेस, यानी ये इसमें सी एच है इसलिए ई एस जुड़ गया। ई एस का प्रयोग यक्स के बाद में जुड़ा हुआ है, एफ आई एक्स फिक्स हुआ, फिक्सेज हो गया। और इसी प्रकार ओ अंतिम में आया है, अंतिम अक्षर ओ है, जैसे GO, गो मीन्स जाना होता है, इसमें ओ अंतिम, इसमें ई एस जुड़ के गोज बन गया। आइए और देखते हैं, क्रिया के अंतिम अक्षर में IES, मित्रों कहीं कहीं वाई लिखा होता है, तो वाई का कभी कभी IES कैसे हो जाता है और क्यों होता है, उसका मैं क्रमशः आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो तो वाई के स्थान में आई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आई, किसके स्थान पे, वाई के स्थान पे आई जोड़ देते हैं, और फिर ई एस जोड़ते हैं सॉरी, उसके बाद क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्राई, TRY, इसमें आई है, वाई है, वाई आया हुआ है, तो वाई का क्या किए हम, TR के स्थान, वाई के स्थान पे आई कर दिए, उसके बाद ई एस जोड़ दिए, तो क्या हुआ, ट्राइज, क्या हो गया, ट्राइज। आगे है और उदाहरण है, स्टडी, जैसे है स्टडी लिखा है STUDY, स्टडी में क्या है, स्टडी में वाई है, तो वाई के स्थान पे यहाँ STUD और वाई के स्थान पे आई कर दिए, उसके बाद में ई एस जोड़ दिए, तो क्या हो गया, स्टडीज हो गया। उसी प्रकार अप्लाई, APPLY, अप्लाई, अप्लाई में क्या हुआ है, लास्ट में आई है, वाई है, तो वाई के स्थान पे वहाँ आई किया और ई एस जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया, अप्लाई, अप्लाई से अप्लाईज हो गया। उसी प्रकार फ्लाई है, लास्ट में वाई है और वाई के स्थान पे यहाँ पे FLY, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ होगा FLIES, ये होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, आगे है, परंतु इसमें एक और नियम है मित्रों, परंतु यदि क्रिया के अंतिम में वाई हो, क्या हो, परंतु यदि क्रिया के अंतिम में वाई तो हो, लेकिन वाई से पहले AEIOU हो तो आई नहीं होता, बल्कि वाई के साथ यस जोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे कि AEIOU ये 5 प्रकार के वावेल होते हैं, यानी स्वर होते हैं। स्वर और व्यंजन, व्यंजन 21 होते हैं, कॉन्सोनेंट आपको मैंने बताया है पिछली वीडियो में, और वावेल 5 होते हैं। तो इन वावेलों की बात हो रही है कि ये 5 प्रकार के जो वावेल होते हैं AEIOU, यदि हों, कहाँ पे हों, वाई से पहले हों तो इसके स्थान पे यस जोड़ दिया जाए। जैसे
उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, तब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। जैसे प्ले है, PLAY प्ले हुआ। अब प्ले के पहले ए है, वाई के पहले ए है ना, PLAY, वाई के पहले ए है। तो मैंने बताया था ना AEIOU, यदि वाई से पहले हो इनमें से कोई एक, ए भी हो सकता है, ए भी, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, कोई भी यदि शब्द के अंतिम अक्षर में वाई हो और उसके पहले AEIOU में से कोई एक अक्षर हो तो उसके स्थान पे केवल यस लगता है, ES नहीं लगता। जैसे PLAY प्ले हो गया, अब प्ले के बाद PLAY यस, इसमें सिर्फ एस लगा दिए तो एस का प्रयोग यहाँ होता है। अच्छा, BUY बाई, इसी प्रकार है BUY बाई, बाई में यस लगा दिया, इसमें भी वाई के पहले यू था यहाँ पे, इसलिए वाई के बाद यस लगा दिया। तीसरा है उदाहरण ओबे, OBEY, ओबे, इसमें भी वाई अंतिम अक्षर है और इसके पहले स्वर अक्षर है, स्वर यानी वावेल है यानी ई है, तो OBEY, इसमें भी एस जोड़ दिया। तो इस प्रकार ये शब्द बने हैं। क्रिया के अंतिम अक्षर में यस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी जानकारी मैं आपको अब दूंगा। आइए देखते हैं क्रिया के अंतिम अक्षर में एस का प्रयोग। मित्रों, जहाँ पर ऊपर वाला नियम न लगे, यानी ES वाला प्रयोग जो मैंने बताया कि अंतिम लेटर में SS, SH, CH, O और Z आता था क्रिया के अंतिम में, तो उसमें क्या करते थे कि हम ES जोड़ दिया करते थे, और Y था तो Y के स्थान पे I कर देते थे और ES जोड़ दिया करते थे, अभी अभी हमने बताया है। और उसके बाद कहीं कहीं अंतिम अक्षर यदि Y हो और उसके पहले स्वर हो यानी वावेल हो, AEIOU में से कोई एक हो, तो Y के बाद ES न जोड़ के S जोड़ते थे। अब बारी आई क्रिया के अंतिम अक्षर में S का प्रयोग, यानी उपर्युक्त नियम जो मैंने बताया ES वाला जहाँ जहाँ नहीं लगता वहाँ पे सिर्फ यस का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा हुआ है मित्रों, जहाँ पर ऊपर वाला नियम न लगे, अर्थात SH, SS, CH, O, X, O, Z, क्रिया का अंतिम अक्षर न हो वहाँ यस लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है? SH, SS, CH, X, O, Z, क्रिया का अंतिम अक्षर जहाँ पे न हो वहाँ पर यस लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेक, MEKE, मेक में क्या है, इसमें MEKE, इसमें ई पहले है, इसमें SS नहीं है ना, अंतिम में MEKE, मेक एक क्रिया है, इसका अंतिम अक्षर SH होना चाहिए था तब तो ES लगता, CH होना चाहिए था तब लगता, या O रहता या Z रहता या X रहता तब तो ES लगा देते, लेकिन इसमें सिर्फ E है, अंतिम अक्षर में E है, तो इसमें सिर्फ MEKE वैसे लिख देंगे और यस जोड़ देंगे, सिर्फ इसमें यस जोड़ेंगे, इस तरह से यस जोड़ते हैं। दूसरा है उदाहरण रन, RUN, रन, रन में क्या है, इसमें भी SH, CH, O, X ये सब नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या लगा, रन्स कर दिया। ड्रिंक जैसे है, DRINK, ड्रिंक माने पीना होता है, ड्रिंक क्या है, ड्रिंक में भी वो ऊपर वाला नियम नहीं लगेगा, इसलिए हो गया क्या, ड्रिंक्स, इसमें यस का प्रयोग हुआ है। एट है, EAT, एट मीन्स खाना, एट का एट्स हो गया है, इसमें भी यस का प्रयोग हो गया है। तो वीडियो ये कैसा लगा मित्रों? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो हम लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।